चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th एंड 10th के लिए पढ़ रहे हैं और आज का चैप्टर बेटा कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। कोल एंड पेट्रोलियम मैं डालता हूँ हेडिंग। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, इसमें जो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से बात शुरू होगी, रिसोर्सेज, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि रिसोर्सेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। रिसोर्सेज चूँकि दो तरह की होती हैं, एक होती हैं आपकी मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, और एक होती हैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपने पहली वाली क्लासों में भी पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो मैन मेड हैं और कौन कौन सी हैं जो नेचुरल हैं। ठीक, देखिए, जो इंसान ने बनाई हैं वो मैन मेड होंगी, जो कुदरत ने बनाई हैं, नेचर ने बनाई हैं, वो होंगी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंसान ने क्या बनाया? देखिए, इंसान ने प्लास्टिक बनाया है। प्लास्टिक किसी पेड़ पे तो उगता नहीं है, लैब में बनता है, ठीक है। तो इंसान ने जो है वो प्लास्टिक बनाई है, ठीक है। इसके अलावा कपड़ा इंसान ने बनाया है। अब आप लोग कहेंगे सर कॉटन तो पेड़ पे उगता है। बेटा, कॉटन पेड़ पे उगता है और कॉटन से कपड़ा किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। तो क्लोथ जो है वो किसने बनाया है? इंसान ने, इसलिए वो मैन मेड रिसोर्स में आएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ इंसान ने बनाई है, ठीक है, जैसे जिसमें मैं लिख रहा हूँ पेन, वो इंसान ने बनाया है, ठीक है। कार में आप सफ़र करते हैं, वो इंसान ने, वो वगैरह वगैरह, टीवी, ये सब चीज़ें ये आती हैं आपकी मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल रिसोर्स क्या होगी? जो नेचर ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाया। क्या बनाया? एयर बनाया है, वाटर, ठीक है जी। इसके अलावा सॉइल बनाई है, ठीक है, सनलाइट, और जो भी चीज़ आपको याद आ रही है जो हमको नेचर से मिलती है, ठीक है। सबसे ज़रूरी कोल, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको नेचर से मिलती हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा कि कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में जो हमने शुरुआत की है वो की है नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है आपकी मैन मेड रिसोर्सेज और दूसरी है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। आपको एग्जाम्पल का याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल पर फोकस करना है कि भाई एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके। नेचुरल मतलब कुदरती चीज़ें जो आपको नेचर से मिलती हैं, और मैन मेड मतलब जो आप अपनी रोज़ ज़िंदगी में देखते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैन मेड तरह की हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, क्लोथ है, पेन है, कॉपी है, जो भी कुछ है। ओके, अब एक और ज़रा बारीक बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर से रिसोर्स को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये मत करिएगा कि रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं और यहाँ पे आप आ जाएं, नहीं। रिसोर्सेज दो तरह की हैं, वो मैन मेड और नेचुरल है। फिर नेचुरल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है आपकी इनएग्जॉस्टिबल और दूसरी है आपकी एग्जॉस्टिबल। शायद फॉन्ट छोटा हो गया ये वाला। एग्जॉस्टिबल, जिन बच्चों को स्पेलिंग समझ में नहीं आई हो यहाँ से देख ले, इसके पीछे IN लगा लें तो वो इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। जो ख़त्म हो जाएंगी नेचुरल रिसोर्स वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो जाएंगी, और जो ख़त्म नहीं होंगी, दोबारा आपको मिलती रहेंगी, वो हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम हो गए। देखिए, जब आप कहेंगे एग्जॉस्टिबल तो इसका एक और नाम होता है नॉन रिन्यूएबल। क्या नाम होता है इसका? नॉन रिन्यूएबल। मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ, एक और नाम इसका नॉन रिन्यूएबल, जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, जो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड। एक और नाम इसका लिमिटेड रिसोर्सेज
are also known as exhaustible resources. Limited resources are known as non-exhaustible non-renewable resources. ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से inexhaustible के भी कई नाम हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं inexhaustible के नाम दूसरा वाला है renewable। रिन्यूएबल मैं अभी सबको समाप्त कर दूंगा। और ये है लिमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देके मैं और क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए, जब हमने कहा रिसोर्सेज दो तरह की हैं, तो एक है मैन मेड रिसोर्सेज, एक है नेचुरल रिसोर्सेज। फिर हमने नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया। एक हो गई आपकी इनएग्जॉस्टिबल और एक हो गई एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो बहुत टाइम के बाद जाके ख़त्म होगी, मतलब आप तो मर ही जाएंगे, आपके पुश्ते उश्ते सब कई सौ साल तक चलेगी। ठीक है, तो इनके दो तीन नाम और हो गए भाई। इनएग्जॉस्टिबल ये ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म क्या चीज़ नहीं होती? जो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ख़त्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये आपको मिलती ही रहती है, रिन्यूएबल है। ठीक। एग्जॉस्टिबल जो कि लिमिटेड है, जो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है तो वो ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा नहीं मिलेगी, नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं सनलाइट। सनलाइट एक रिन्यूएबल, अनलिमिटेड और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सन की एज है 1000 करोड़ साल। अभी 500 करोड़ साल का हुआ है हमारा सन, 500 करोड़ साल और चलेगा। ठीक है, तो मतलब लगभग अनलिमिटेड हो गया आपके लिए तो ये। अच्छा, एयर कभी ख़त्म होगी? एयर कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है जी। विंड है आपकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाटर भी है आपका, वाटर को हम कैसे भूल सकते हैं, वाटर वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपको दोबारा मिलती रहती हैं किसी न किसी। वाटर साइकिल होती है। ठीक है, वाटर गया, आपने गंदा कर दिया, गंदा पानी नाले में चला गया, नाले से वो नदी में, फिर समुद्र में चला गया, वहाँ से भाप बन के फिर वापस बादल बन गया, फिर बारिश हो गई, फिर वो आ गया आपके पास इस्तेमाल करने के लिए, वो फिर चला गया वापस। तो ये वाटर कभी ख़त्म होगा? कभी ख़त्म नहीं होगा। 75% अर्थ पे क्या है? वाटर है। ख़त्म होने का चांस ही नहीं है। हर जगह एयर मिलेगी आपको, विंड मिलेगी आपको। ठीक है जी। कुछ बच्चे बताइएगा कमेंट करके कि एयर में विंड में क्या फ़र्क है। चलिए अगला सुनिए। एग्जॉस्टिबल वो है बेटा जो ख़त्म हो जाएंगी। क्या ख़त्म हो सकता है? सोचिए क्या ख़त्म हो सकता है भाई। कोल जो है बताते हैं कि अगले 100 साल तक बचा हुआ है, 100 साल के बाद आपको कोल नहीं मिलेगा, तो कोल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम ही, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड होते तो फ्री होते। ठीक है, जिस तरह से वाटर फ्री है, ठीक है, एयर फ्री है। वो एक अलग बात है कि बिस्लरी पैक करके 20 रुपये का 1 लीटर देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये लगभग फ्री है ना। अब अपना पानी खुद निकालिए पिए, कोई परेशानी नहीं है। कोल लिमिटेड है बेटा, पैसों का मिलता है। पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जंगल फॉरेस्ट लिमिटेड है, ख़त्म होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, मिनरल्स ज़मीन के अंदर से हम लोग निकाल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दिनों रात काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा दूँ, बस 15 सेकंड का। देखिएगा, रिसोर्सेज दो तरह की, मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल ये हैं, मैन मेड के एग्जाम्पल ये हैं। नेचुरल रिसोर्स को हमने फिर डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। ठीक है जी। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड हैं वो, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम, यही तो चैप्टर है हमारा। तो हमको नेचुरल रिसोर्सेज में, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? ये हल्का सा प्रिंट पिछले पेज का आपको दिख रहा है, लेकिन आई होप ये ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा। फॉसिल्स क्या होते हैं तो देखिएगा बड़े ध्यान से। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स आर, मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, और इसी वजह से लेक्चर जो है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि स्पीड भी स्लो हो जाती है, राइटिंग तो स्लो हो जाती है बड़ा लिखने की वजह से। फॉसिल्स आर द रिमेन्स, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द prehistoric plants or animals breed under the earth। कब हुआ था ये? मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल पहले भैया, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो,
मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बेटा डेफिनेशन, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल बचे कुछ हिस्से हैं किसके, प्लांट के और एनिमल्स के, जो दब गए थे, जो दब गए थे ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर करोड़ों साल पहले, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है जी। अच्छा, आपको क्लियर हो गया कि फॉसिल किससे बोलते हैं भाई, करोड़ों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दब गए थे ज़मीन के नीचे, उनके जो बची हुई चीज़ें हैं, जो उनके रिमेन्स हैं बचे हुए, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, अब आ जाइए फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन तो खैर हर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, देखिए नेचुरल फ्यूल्स नेचुरल फ्यूल्स formed from the remains of living organisms buried under the अर्थ लॉन्ग, मिलियंस ऑफ ईयर की जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लॉन्ग अगो, कॉल्ड, आर कॉल्ड, लिख नहीं रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी, ओके। देखिए फॉसिल्स की डेफिनेशन आपको पता है कि हज़ारों करोड़ों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब गए थे, उनके बचे हुए जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। अच्छा, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, देखिए नेचुरल फ्यूल्स, ऐसे कुदरती फ्यूल्स, फ्यूल मतलब वो चीज़ जो हम जलाने के काम आती है, हमारे काम आती है, हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको फ्यूल कहते हैं। ठीक है, नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग अगो। देखिए क्या होता है, क्या हुआ था कि बहुत साल पहले प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के नीचे दब गए थे। ठीक है, उनके जो रिमेन्स थे, उनके जो क्योंकि प्लांट और एनिमल क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो उनके जो रिमेन्स थे उनका क्या हुआ, उनका हुआ केमिकल रिएक्शन और वो बन गए फ्यूल्स, तो हम उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल से बनते हैं बेटा, उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, हमारा फ्यूल्स क्लियर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ये बने कैसे थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आज तो नहीं बने, करोड़ों साल पहले बने, तो हम इनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं डालता हूँ हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे बने थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से बने थे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म थे लिविंग, वो डेड हो गए, वो बरीड हो गए। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप ज़रा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी बात। फॉसिल फ्यूल्स, एफ लिख दूँ फॉसिल फ्यूल्स को, चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल्स वर formed from the dead remains of living organisms, क्या थे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे भाई? दो ही तो थे, प्लांट्स और एनिमल्स। अब कितने भी तरह के रहे हों, लेकिन बेसिक तो दो ही थे ना, plants and animals buried under the earth, buried under the earth millions of years ago, millions of years ago। ठीक है, तो ये हुआ था किस्सा कि भैया फॉसिल फ्यूल्स बने थे डेड रिमेन्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो दब गए थे अर्थ के अंदर हज़ारों हज़ार साल पहले। ठीक है, अब जो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अब ज़मीन के अंदर क्या होता है कि ज़मीन के अंदर हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो हवा है ही नहीं, ठीक है। अब हवा की गैर मौजूदगी में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया उन्होंने कन्वर्ट किया। देखिए हुआ क्या था कि अब जब ज़मीन के अंदर की चीज़ें दब गईं तो वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़मीन के नीचे क्या हुआ कि हज़ारों हज़ार साल तक दबी रही, तो उन पर मिट्टी की जो सॉइल की जो लेयर्स थी वो उनके ऊपर आती चली गई। तो ये जो रिमेन्स थे, डेड रिमेन्स, ये नीचे दबते चले गए, ये और नीचे हो गए और नीचे हो गए और नीचे हो गए। और जब ये ज़मीन के नीचे जाते रहे तो इन पर प्रेशर पड़ा, ठीक है। इन पे हीट आई इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर गर्मी होती है, ठीक है। अभी नहीं कि 5 फुट आपने 10 फुट खोद लिया, ज़मीन के बहुत नीचे की बात कर रहा हूँ। किलोमीटर गहराई में अगर आप जाएंगे तो हीट होती है वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन का जो कोर है वो पिघला हुआ क्या है, लोहा है पिघला हुआ, ठीक है, पिघला हुआ आयरन है, वो मोल्टेन आयरन है ज़मीन के कोर में जो है। क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 लेयर होती हैं। तो कोर, अब जाहिर सी बात है तो बहुत गहराई में होते हैं ना, या फिर हज़ारों करोड़ साल तक ये दबे रहे तो ये तो गहराई में पहुँच गए नीचे, ठीक है। तो वहाँ पर हवा नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे हीट मिली, प्रेशर, उसके बाद एनएरोबिक बैक्टीरिया, उन सब की वजह से एक केमिकल इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ वहाँ पे? केमिकल इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में। किस में कन्वर्ट हो गए वो? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए वो, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, डेड रिमेन्स मतलब ये है कि प्लांट्स, एनिमल ज़मीन के नीचे दब गए, हज़ारों साल तक नीचे दबे रहे और उनके ऊपर मिट्टी के लेयर्स आती गई, उन पे प्रेशर बढ़ता गया, उन पे हीट बढ़ता गया, ठीक है। बैक्टीरिया थे, उनके ऊपर उन्होंने काम किया। बैक्टीरिया भी ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बगैर हवा के रह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के बगैर काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से एक केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, और वो जो रिमेन्स थे वो बदल गए, वो जो फॉसिल्स थे वो बदल गए फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। भाई कीचड़ जैसा कुछ हो गया, ठीक है। आगे इसकी और बात आएगी, ओके। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लांट्स का और एनिमल्स का क्या एक ही चीज़ बन गई, या प्लांट्स का कुछ अलग बना, एनिमल्स का कुछ अलग बना? तो सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, जो बड़े बड़े लार्ज प्लांट्स थे, लार्ज लैंड प्लांट्स थे, ठीक है, उनसे तो बन गया कोल। मैं बात कर रहा हूँ पत्थर वाला कोयला कैसे बना, ठीक है। और जो छोटे छोटे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो छोटे छोटे पानी वाले प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, मछलियाँ होती हैं, ठीक है, पानी में, डायनासोर हुआ करते थे उस ज़माने में, ठीक है, ज़मीन पे, ठीक है। एनिमल्स पानी वाले भी और ज़मीन वाले भी। लेकिन प्लांट कौन से वाले? जो समुद्र में होते हैं, जो पानी में होते हैं, वो, उनका क्या बन गया? उनका बन गया पेट्रोलियम। क्या बन गया उनका? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जब केमिकल इफेक्ट हुआ तो बड़े बड़े जो प्लांट हुआ करते थे, बड़े बड़े जो पेड़ हुआ करते थे, उनका तो बन गया कोला जो हम देखते हैं, ठीक है। और जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे पौधे थे, क्योंकि पानी में बड़े पेड़ तो होते नहीं हैं, पानी में छोटे छोटे पौधे थे, या मछलियाँ थी, या ज़मीन पर रहने वाले एनिमल थे, उनसे बन गया पेट्रोलियम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और लिखवा दूँ कि मेरा फॉसिल फ्यूल से मतलब क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स को बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कोल एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, और नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक, ओके। तो पहले कौन सा फॉसिल फ्यूल कवर किया जाए? भाई पहले हम करेंगे कवर कोल। तो मैं डाल रहा हूँ हेडिंग यहाँ पे कोल। मुझे उम्मीद है कि आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए, कोल बेसिकली क्या है, पहले आप उसका नेचर समझिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कोल के बारे में। कोल इज अ हार्ड ब्लैक combustible
कंबस्टेबल मिनरल। कोल एक हार्ड, ब्लैक और कंबस्टेबल मिनरल है, ठीक है, जो अपने अंदर क्या रखता है, बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा कार्बन। दैट कंसिस्ट्स मेनली ऑफ कार्बन, जो ज़्यादातर किससे बना हुआ है, कार्बन ही होता है ज़्यादातर। कोयला, कोयला मतलब भी कार्बन होता है। तो कोल के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है बेटा वो कार्बन की होती है। कार्बन एक एलिमेंट है, मैंने आपको पढ़ाया है मेटल्स नॉन मेटल्स में कार्बन के बारे में, आप वहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। कैसा होता है, हार्ड होता है, काला होता है, जलने वाला होता है। कंबस्टेबल मतलब जलने वाला एक मिनरल है। कोल इज़ अ मिनरल, याद रखिएगा ये बात, कोल इज़ अ मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, जो कि ज़्यादातर किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि कोल इन इंडिया कहाँ कहाँ पे होता है, कोल इंडिया के अंदर, ठीक है। कोल इन इंडिया बिहार में होगा, वेस्ट बंगाल में होता है कोल, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। उड़ीसा में होता है, एंड आपका मध्य प्रदेश में होता है, एमपी मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो घटना थी कोल बनने की, ये कब घटित हुई, मतलब कोल जो है वो कितने साल पहले बनना शुरू हुआ था, कब ये चीज़ें हुई थी। तो देखिएगा भाई कितना पुराना है ये, 300 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप हिसाब लगा लीजिएगा, 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है जी। अब क्या हुआ था, 300 मिलियन ईयर्स एगो, भाई जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, मैंने आपको बताया कि कोल किससे बना है, लार्ज लैंड प्लांट से, ठीक है। डिकम्पोजिशन हुआ था, डिकम्पोजिशन किसका डिकम्पोजिशन हुआ था, लार्ज लैंड प्लांट्स का, लार्ज लैंड प्लांट्स का, लार्ज लैंड प्लांट्स का डिकम्पोजिशन कहाँ होगा भाई, डिकम्पोजिशन का मतलब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आ रही बात समझ में आपको। तो लार्ज लैंड प्लांट्स जो थे 3000 साल पहले दब गए थे, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि टुकड़ों में टूट जाना। कब टूटेंगे टुकड़ों में, जब उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेगा, प्रेशर लगेगा, हीट लगेगा, केमिकल रिएक्शन होगा पूरा का पूरा, ठीक है, तब जाके वो डिकम्पोज होती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हुए थे 300 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर वो बन गए बेटा क्या, कोल। क्या बन गए फिर वो, कोल बन गए, ठीक है। तो इस तरह से कोल बना था, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ रही होगी तो, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई टर्म ऐसी है, कोई ऐसा अल्फाज है कि हम बोलते हैं आप समझ जाएं कि कोल बनना। कार्बोनाइजेशन एक वर्ड है, कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कोल का बनना। क्या होता है कार्बोनाइजेशन का मतलब, कोल का बनना। अच्छा ये बताइए कि कोल का बनना एक स्लो प्रोसेस है या फास्ट, कोल बनने में कोल बहुत जल्दी बन जाता है या बहुत साल लगते हैं, भाई स्लो प्रोसेस है, बहुत साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बोनाइजेशन मतलब कोल बनना स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस बाय विच डेड प्लांट्स buried deep under the earth, deep under the earth have become coal, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम बोल रहे हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था भाई, इसके अंदर जो डेड प्लांट्स थे वो ज़मीन के अंदर दब गए थे, ठीक है, और उनका फिर कोल बन गया। आई होप आपको पूरी तरह से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अब एक ज़रूरी बात जो कोल से रिलेटेड इंडिया में आपको याद रखनी है कि इंडिया के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कोल है बेटा। तो लिख लेता हूँ मैं, कोल इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया
ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, सारा का सारा चैप्टर आसान है, मैं सारी की सारी डिटेल्स लगभग हर एक चीज़ आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर जो हैं थोड़े से ज़्यादा पार्ट इनके बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट आप भी देख पा रहे होंगे अपनी बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोल है, तो अब उससे एनर्जी कैसे बनाएंगे। देखिए कोल है अगर आपके पास, तो कार्बन है आपके पास, का मतलब भाई कोल के अंदर मैक्सिमम चीज़ क्या है, कार्बन है। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, जी रह गया, GEN, ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहाँ से हमको मिलती है हीट। ठीक है, अब हम क्या जला रहे हैं, कार्बन, कार्बन मतलब कोल, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको, एयर से। ठीक है जी, अच्छा कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो एक गैस बनेगी बेटा, आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, आई होप सब बच्चों को पता हो ये बात, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमको क्या मिलती है बेटा, हीट मिलती है, हीट मिलती है जो हम अपनी एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कार्बन को जलाते हैं तो आपको मिलती है हीट। ठीक है जी, ओके। अब एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि हम कोल से और भी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोल है, ठीक है, तो कोल को बेटा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, कोल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, कोल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोल गैस में, किस में, कोल गैस में, और कोक में, और कोक में। ठीक है जी, अच्छा, और क्या कर सकते हैं भैया, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोल कन्वर्ट होता है कोल गैस में, कोल कन्वर्ट होता है कोक में, और कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है बेटा एनर्जी कोल इंडिया में, क्योंकि हम ज़्यादातर जगहों पे कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस हो जाएंगे तो कर लेंगे बाकी चीज़ें भी, क्योंकि हमारा एक बड़ा नुकसान जो है कोल यूज़ करने का वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा बेटा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, हर एक चीज़ होगी। ठीक है, तो हमको कोल को अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। ठीक है, खैर जो भी है उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक अलग है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोल की, टाइप्स ऑफ कोल, कि कोल जो हैं क्या वो अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोल अलग अलग तरह के होते हैं, और हमको एक बार उसका ध्यान भी रखना है कि अलग अलग तरह के कोल कौन कौन से, भाई कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक मैं आपको अगर बताऊं जो आपके कंपटीशन के हिसाब से है, तो एक है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट बेटा मोस्ट यूज़फुल कोल है, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट यूज़फुल, या बोल सकते हैं बेस्ट कोल। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मोस्ट यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। ठीक है, इसके अंदर ये ज़रूरी बात है, इसके अंदर 86 to 92% कार्बन होता है, C4 कार्बन। ठीक है जी, अच्छा अगला है बिटुमिनस कोल, BITU, बिटुमिनस कोल। इसके अंदर बेटा 76 to 86% कार्बन होता है, और ये बहुत कॉमन है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मोस्ट कॉमन, आम तौर से हर जगह मिलने वाला कोल बिटुमिनस है। अगला है सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कोल। सब बिटुमिनस कोल के अंदर 70 to 76% कार्बन होता है। अच्छा, उसके अलावा लिग्नाइट एक कोल होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट क्या है भाई, लिग्नाइट एक ऐसा कोल है जिसके अंदर 65 to 70% कार्बन होता है, कार्बन, हाँ है ना। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, एक अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये एक्सपोज टू एयर, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट। ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, और बेटा आखिरी जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है पीट। पीट भी एक कोल है, कैसा कोल है बेटा, जिसके अंदर
लेस देन 60% कार्बन होता है। ठीक है जी, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा कि ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ कोल, और मैंने आपको अलग अलग तरह के कोल पढ़ाए हैं। ठीक है, एक है आपका एंथ्रासाइट, एक है आपका बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इन सब के अंदर कितना कितना परसेंट कार्बन होता है। और ये भी आपको बात याद रखनी है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मोस्ट कॉमन है, कौन सा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, इतनी अगर आप बात याद रख पाएंगे बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यूजेस ऑफ कोल। कोल के जो है इस्तेमाल क्या क्या हैं, तो मैं डालता हूँ हेडिंग यूजेस ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल। देखिए, कोल का जो पहला इस्तेमाल है बेटा वो हमारे घरों में होता है। ठीक है, हम घरों के अंदर कोल का इस्तेमाल करते हैं। आपने हलवाई की भट्टी देखी होगी, उसके अंदर भी कोल होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी कोल होता है। ठीक है, तो मैं घर से शुरू करता हूँ। फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ ठीक है, इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल होता है? थर्मल पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल होता है, जहाँ पे इससे बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यूज टू मेक कोल गैस, ये कोल गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। यूज टू मेक कोक, हाँ है ना। अच्छा, पहले ज़माने में ये स्टीम इंजन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता था। स्टीम इंजन्स में ट्रेन चला करती थी इससे, क्योंकि पहले डीजल इंजन नहीं थे, स्टीम इंजन थे। ठीक है, अच्छा, इससे बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स। तो ये उनके लिए सोर्स है, ये उनके लिए क्या है, ये सोर्स है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा जो टॉपिक है कोल वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि हमारा कोल गैस, कोल तार, कोक। ठीक है, ये चीज़ें हमको डिस्कस करनी ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कोल के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसको करने के बाद हम लोग पेट्रोलियम पे आएंगे। अभी ये लंबा चल रहा है थोड़ा सा, तो देखते हैं बेटा क्या होता है इसके अंदर और डिटेल में। ओके, होता क्या है बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल का, तो उससे क्या होता है, कोल के प्रोडक्ट्स जो है हम बना सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अच्छा, ये केमिकल प्रोसेस अगर आप देखिएगा ध्यान से, आपको कई सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाउडर लेंगे, किसका? कोल का। अच्छा, वो किस में लेंगे हम? जाहिर सी बात है, हम एक लैब में हैं इस टाइम, तो हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके मैं बना रहा हूँ, पूरा डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हो सकता है डायग्राम 19-20 हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो होता किस तरह से है।
ये स्टैंड है जिस पे ये लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है एक और स्टैंड जैसा है जिसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक कैंडल। और ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये जल रही है यहाँ पे। सॉरी, ये ब्लैक ही करना चाहिए मुझे, क्योंकि जो ब्लैक डॉटेड है ये आपका कोल पाउडर है। ठीक है, तो ये कैंडल है, हमारा बर्नर है ये। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये हमने ऊपर से बंद कर रखा है, ये उसका कैप है बंद करने का। और यहाँ से एक पाइप है हल्का सा, जो कि जब कोल जलेगा तो यहाँ से गैस निकलेगी। ठीक है, ओके जी। देखिए यहाँ से जो है, आई होप मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना रहा हूँ। यहाँ से ये इसका हम लोग बना देते हैं एक और स्टैंड, जिससे ये चीज़ ने इसको कस के पकड़ रखा है। ठीक है। ओके, अब लगभग हमारा रेडी है सेटअप। ठीक है, यहाँ पे बेटा वाटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ। चलिए, कलर्स की भी किल्लत है यहाँ पे। वाटर, और ये ट्यूब यहाँ तक आ रही है, अंदर तक, वाटर के अंदर आके खुल रही है। ठीक है, ओके जी। तो देखिए पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है पाउडर्ड कोल, पाउडर्ड कोल। ये रहा आपका, ये है आपका बर्नर, ये है आपका बर्नर। और ये जो है ये है आपका बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब बोल दीजिए। यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा आपका कोल गैस। ठीक है, और यहाँ जो होगा आपका इकट्ठा वो होगा आपका कोल तार। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का ये डायग्राम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है जी। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कि आगे जो है वो कोल गैस का जो है क्या काम है और कोल तार का जो है वो क्या काम है। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, बाय।